चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक क्या था बेटा? आज का टॉपिक आपका डिसोल्यूशन ऑफ द फॉर्म है। क्या है? डिसोल्यूशन। सिंपल सा मैंने आपको लास्ट क्लास पढ़ाया था पीएल अप्रोच, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। वहां क्या बताया था आपको? आपके टॉपिक सुन लीजिए। पार्टनरशिप जो अकाउंट है 1932 में बना था। इसके अंदर क्या टॉपिक कितने हैं? पहला है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये वाला अकाउंट आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है। लास्ट क्लास पढ़ाया था आपको, लास्ट क्लास का वीडियो देख लीजिएगा, ये आपको टॉपिक क्लियर हो जाएगा। इसमें क्या बताया गया था कि सर जो भी नेट प्रॉफिट होगा, अगर मैं पार्टनरशिप बिजनेस कर रहा हूँ, जो भी मैं मुनाफा कमाऊंगा नेट प्रॉफिट, अगर मैं सोल ट्रेडर हूँ, अकेला मालिक हूँ, तो सारा प्रॉफिट घरे चल जाऊंगा। लेकिन मैं पार्टनरशिप कर रहा हूँ तो मोर देन वन पार्टनर है, तो हम लोगों ने पार्टनरशिप डीड बनाया होगा और डीड के अनुसार हम लोग प्रॉफिट बांटते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, फिर सैलरी, कमीशन, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, फिर आपको पार्टनर कैपिटल जाके बांट देंगे। फिर दो मेथड था, फिक्स्ड मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग मेथड। अगर फिक्स्ड मेथड बोलेगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट बनेगा, और फ्लक्चुएटिंग बोलेगा तो ओनली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा। उसके हिसाब से पैसा कैसे कैसे तोड़ा जाता है बता दिया गया था, और 10 सम्स आपको बनाने के लिए दे दिया गया था। आप लोग बना के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फिर सेकंड टॉपिक क्या था बेटा? गुडविल। सेकंड टॉपिक क्या है? गुडविल। ये वाला टॉपिक मुझे कराना बाकी है, कराऊंगा। गुडविल का पूरा वैल्यूएशन एग्जाम बहुत बड़ा टॉपिक है। एग्जाम में ये कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे सीए, सीएस या सीएमए, फ्रीक्वेंटली ये क्वेश्चन पूछता है। फ्रीक्वेंटली मतलब बार बार रिपीट करता है क्या? गुडविल निकालने का। ठीक है। थर्ड टॉपिक आपका होता है एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ। ये तीन टॉपिक है जो आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, फिर से आपको करना है। इन सबको मिलाकर मैंने क्या बोला था? इन दो में से ये दो को और बोलकर 15 मार्क्स में एक आएगा, और एडमिशन रिटायरमेंट डेथ में से कोई एक सब्जेक्ट आएगा जो 15 मार्क्स का आएगा। ये बीकॉम थर्ड सेमेस्टर में, और इसमें छोटे छोटे पार्ट आपके इंटरमीडिएट पूछते रहेंगे आपके। अब से बात करता हूँ सर, इसको छोड़कर, इन सबको छोड़कर जो मैं आज करा रहा हूँ, मैं अभी तक जितना पढ़े थे वो पढ़ाई छोड़ा किया, पूरा नया चीज पढ़ाऊंगा। इसका नाम क्या है? डिसोल्यूशन। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन? क्योंकि इसके पहले का सारे वर्ड का मतलब तो आपको पता है कि सर मैंने सिंपल बोला कि इसको क्या बोलता है? रिकंस्ट्रक्शन। क्या बोलता हूँ? रिकंस्ट्रक्शन। रिकंस्ट्रक्शन मतलब मैं प्रॉफिट से रेशियो चेंज कर रहा हूँ, मैं मुनाफा चेंज कर रहा हूँ, कुछ पार्टनर ने आपस में कुछ डिसाइड किया चेंज करने का, तो उसमें एडमिशन को पार्टनर आया, तो उसके कारण क्या होता है? सर सैक्रिफाइसिंग होता है। क्या करता है? पुराना पार्टनर क्या करता है? सैक्रिफाइस करता है। जो पार्टनर रिटायर्ड हो रहा है या फिर पार्टनर मर रहा है, तो उसको क्या होता है? सर गेन होता है, उसको बोलते हैं गेनिंग रेशियो। फिर हिसाब से निकाल के फिर हम लोग कोई एसेट्स का वैल्यू बढ़ा, एसेट का वैल्यू घटा, फिर इसके हिसाब से कल के हम लोग अपना ये अकाउंट बनाते हैं। लेकिन सर डिसोल्यूशन का मतलब हो गया यहाँ पर कोई पार्टनर नहीं मरा, कोई पार्टनर नहीं गया, कोई पार्टनर नहीं आया, फर्म डेथ हो गया। क्या हो गया? फर्म डिसॉल्व हो गया। फर्म डिसॉल्व मतलब क्या हो गया? फर्म इनकैपेबल है अपने आप को कंटिन्यू करने के लिए, मतलब फर्म के पास इतनी क्षमता नहीं है कि वो बिजनेस को आगे कंटिन्यू कर पाए। ये कैसे डिसॉल्व हो सकता है सर? इसका एक्ट है सर, एज पर सेक्शन 36 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, ये क्लियर इन्होंने कहा है कि सर मैं फर्म को डिसोल्यूशन करने का पहला कंडीशन, अगर फर्म लगातार 4 साल से नुकसान पे नुकसान अगर खाती रहेगी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर पास कर देगा फर्म बंद कर, क्योंकि तुम्हारे फर्म के द्वारा तुम्हारे एम्प्लॉय को नुकसान हो रहा है, मैनेजमेंट को नुकसान हो रहा है, सब कोई नुकसान खा रहा है, कस्टमर को तकलीफ हो रहा है, फर्म बंद करवा देगा। अगर पार्टनर सारे पार्टनर मिलकर डिसाइड करते हैं कि फर्म को डिसॉल्व ही कर दे, हम लोग का फायदा का फर्म अच्छा नहीं चल पा रहा, फर्म बंद कर दो। पार्टनर अपना म्यूचुअल कंसेंट के अनुसार डिसॉल्व कर सकते हैं, या पार्टनर लोग या कोई अगर मान लिया आप इलीगल काम करे, गलत काम करे, सरकार आपको रिस्ट्रिक्ट कर देगा कि कंपनी बंद करो। मतलब कंपनी में कोई भी एक्ट को अगर फॉलो नहीं करता, कंपनी अगर कोई भी पार्टनरशिप फर्म है जो पार्टनरशिप एक्ट को डिसॉल्व करती तोड़ती है, तो गवर्नमेंट आपको क्या कर सकता है? बंद कर सकता है, या तो अपनी इच्छा से आप कंपनी को डिसॉल्व कर सकते हैं। सर डिसॉल्व करना सबसे, मैं बोला ना, मेरे लिए इस पूरे पार्टनरशिप में सबसे आसान टॉपिक यही लगता है मुझे, और ये सच में आसान है, क्योंकि इसमें कुछ करना ही नहीं रहता है। आपको सिंपल सा आपको करना क्या रहता है? इस अकाउंट में सिंपल सा आपको करना रहता है कि सारे के साथ सुनिएगा, एक बार कोई भी सॉल्यूशन को मैं सेडा को भेजूंगा, उसको मत देखिएगा, जो मैं बता रहा हूँ अभी उस हिसाब से कीजिए, क्योंकि मेरा करने का स्टाइल किताब से पूरा अलग रहेगा। मैं क्या बोलूंगा पता है? पहले बात सबको लिखो मेरे साथ, पहले स्टेटमेंट 4 बातों को अगर लिख लेंगे ना आप, तो फिर कभी जिंदगी आपसे गलती नहीं होगा। डिसोल्यूशन, सबसे पहले डिसोल्यूशन ऑफ अकाउंट बनता क्या है? अगर मैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, अगर पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन करूंगा, अच्छा बताओ एडमिशन रिटायरमेंट डेथ में क्या बनता था?
एडमिशन रिटायरमेंट डेट में रीवैल्यूएशन बनता था, हाँ यहाँ पर रीवैल्यूएशन नहीं बनेगा, क्या बनेगा? रिकंस्ट्रक्शन। मतलब बोला नहीं, अच्छा मैं दो चीज में डिफरेंस उल्टा, एडमिशन रिटायरमेंट और डेथ, और यहाँ डिसोल्यूशन। अगर मैं एडमिशन रिटायरमेंट डेथ का बात करता हूँ, एडमिशन रिटायरमेंट डेथ में क्या बनता है, डिसोल्यूशन में क्या बनता है, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट बनता है। इसमें क्या बनता है, रीवैल्यूएशन बनता था इसमें, और यहाँ क्या बनेगा, कंस्ट्रक्शन अकाउंट। एक मिनट, अच्छा एक सुन, थोड़ा गलती सुन लीजिए, एडमिशन रिटायरमेंट डेथ में रीवैल्यूएशन बनता था सर, रीवैल्यू, और इसमें रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा सर। रीवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, रीवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है कि मैं एसेट्स और लायबिलिटी को रीवैल्यू कर रहा हूँ। अभी तुम पार्टनरशिप फर्म में आई हो, ठीक है, जब हम लोग पार्टनर बिजनेस करते थे उस समय एसेट्स का कीमत 3 लाख था, जो बैलेंस शीट 3 लाख लिखा हुआ है, लेकिन आज मार्केट में उसका कीमत क्या है, उसके अनुसार हम एसेट बढ़ा कि एसेट घटा, इसको हम लोग रिवैल्यूएशन लिखते थे। और यहाँ पर वो क्या कर रहा है, रियलाइजेशन, हम सारा एसेट्स को बेचेगा। मेरे पास जो भी एसेट्स है, आज तो कंपनी बंद हो रहा है ना, हम सारा का सारा एसेट्स और सारा का सारा लायबिलिटी को खत्म करना है मुझे, तो हम क्या खोलेगा, रियलाइजेशन। हमको इस एसेट्स को बेच के कितना मिला, या ये एसेट्स कोई पार्ट मैंने फर्म को बाहर बेच दिया, या तो कोई पार्टनर लेके चला गया, तो उसका रियलाइजेशन कैसे होगा उसको बोलेंगे। सेकेंड अकाउंट क्या बनेगा बेटा, यहाँ पार्टनर्स कैपिटल बनता था, यहाँ भी पार्टनर्स कैपिटल बनेगा, लेकिन थर्ड अकाउंट यहाँ बनता था बैलेंस शीट। क्या बनता था, यहाँ पर बैलेंस शीट न बन के कैश और बैंक अकाउंट बनेगा, क्योंकि लास्ट में याद रखना बेटा, हम लोग यहाँ पे बैलेंस शीट को इक्वल करता था ना, बैलेंस शीट मैच करके मतलब आंसर सही है। यहाँ पर कैश और बैंक का बैलेंस को इक्वल करना पड़ेगा, अगर कैश बैंक का बैलेंस इक्वल होगा मतलब सही है। एक ही बात है, नाम एक अलग नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बैलेंस शीट इसलिए बनता है, पार्टनरशिप हम अगला साल चलेगा, यहाँ पार्टनरशिप हम भी खत्म, तो बैलेंस शीट इसलिए चाहिए। आपको हिसाब करना है किसको कितना रुपया मैंने दे दिया, सबका हिसाब खत्म, कैश खत्म, मेरा काम खत्म। सबसे सिंपल ये है, क्या बनाना है आपको, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और कैश और बैंक, कैश या बैंक अकाउंट, वो डेटा के अनुसार हम लोग देखेंगे, कोई दिक्कत है? अब आइए सम्स करते हैं, देखिएगा। रियलाइजेशन अकाउंट करने के लिए आपको क्या बनाना है बेटा, इस पार्टनरशिप डिसोल्यूशन में 3 अकाउंट, एक है रियलाइजेशन अकाउंट, एक है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक है कैश एंड बैंक अकाउंट, 3 अकाउंट बनाना है। आपको करना कुछ नहीं है, सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा, मेरा जो स्टेप था एडमिशन रिटायरमेंट डेथ का, वही स्टेप मैं बताऊंगा। मैं सबसे पहले बैलेंस शीट में 4 आइटम ढूंढूंगा। कौन 4 आइटम, कैपिटल, गुडविल, पीएल, रिजर्व, ये 4 आइटम को ढूंढ के पहले ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांट दूंगा। और एक और क्वेश्चन, इस सारे के सारे एसेट्स को और सारे के सारे लायबिलिटी को मुझे क्लोज करना है, क्या चीज को छोड़कर, कैश और बैंक को छोड़कर, क्योंकि सर मेरे को, अच्छा कैश को क्या रियलाइज करोगी, जितना रुपया है उतना ही रुपया रहेगा ना, वो बढ़ तो घट सकता नहीं है, तो कैश का पैसा कैश में चल जाएगा, टू बैलेंस ड्यूटी बोलकर, कैपिटल का पैसा कैपिटल चल जाएगा, और बाकी सारा एसेट्स और सारा लायबिलिटी को यहाँ पर क्या करना, एसेट्स अगर है इधर, एसेट्स है इधर ट्रांसफर करना, लायबिलिटी है इधर ट्रांसफर करना, मतलब क्रॉस में जाकर हमको उतार देना है। क्लियर है? सबसे पहले ढूंढता हूँ, क्या लिखा, कैपिटल लिखा हुआ है, बैलेंस शीट में कैपिटल लिखा हुआ है, तो कैपिटल कहाँ जाएगा, यहाँ पर, बाई बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस बीडी कितना रुपया जाएगा बेटा, 20,000 जाएगा ए में और 15,000 जाएगा बी में, यहाँ तक क्लियर। इसके बाद दूसरा आइटम क्या, रिजर्व फंड, रिजर्व फंड क्या बांटते हैं, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, तो क्या लिखेंगे, बाई रिजर्व, रेशियो क्या है बेटा, पुराने रेशियो 2:1, 3 पार्टनर है क्या, सो सॉरी 3 पार्टनर थोड़ा गड़बड़ हो गया मेरा, थोड़ा सा रिकंस्ट्रक्शन करो इसको, 3 पार्टनर बनाओ। सी का कैपिटल अपना क्रेडिट में था, ध्यान नहीं दे पाया, ए और बी का कैपिटल तो ठीक जगह है, सी का कैपिटल कहाँ है बेटा, देख लो एसेट साइड में, और याद रखना बेटा कैपिटल अगर लायबिलिटी साइड में है तो यहाँ आएगा बीडी, और अगर एसेट साइड में तो बीडी यहाँ आएगा, टू बैलेंस, क्योंकि इसका ओवरड्राफ्ट है, मतलब पैसा सरप्लस नहीं है, पैसा हर से निकाल चुका, 1000 रुपए से उधार है, इसको फर्म को देना है, फर्म इसको नहीं देगा। ए बी डेबिट साइड में था, ए बी लायबिलिटी साइड में था, डेबिट क्रेडिट नहीं होता, एसेट बैलेंस शीट, बैलेंस शीट लायबिलिटी और एसेट्स होता है। लायबिलिटी का मतलब होता है कि आपको मिलेगा, कंपनी आपको देगा, एसेट्स का मतलब आप कंपनी को देंगे, एसेट्स का मतलब आप कंपनी को देंगे। कैपिटल का पैसा बीडी यहाँ किसका लिखेंगे, जो लायबिलिटी में होगा उसको यहाँ ट्रांसफर करते हैं,
और जो एसेट्स में होता है उसको वहां ट्रांसफर करते हैं ना, तो यहाँ क्या लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी बोलकर सी में एक हजार लिखिए। क्लियर है? देखो लिखा है ना एसेट साइड में प्लस लास्ट साइड में सी कैपिटल। कैपिटल का पैसा अगर इधर होगा, एसेट लायबिलिटी में होगा तो उधर जाएगा, एसेट्स में होगा तो उधर जाएगा, हम उधर ट्रांसफर कर देंगे। क्लियर है? अगर मैं बात करता हूँ यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर रिजर्व फंड बांट बेटा 2:2:1 में 10,000 रुपए को 2:1 में बांटना। 10,000 में 5 कितना हो जाता है 2,000, तो 4 तो क्या हो जाएगा 4,000 इसको, 4,000 इसको और 2,000 इसको। कोई दिक्कत? मतलब मैंने कैपिटल और रिजर्व फंड बांट दिया, इसके अलावा बैलेंस शीट में हमको कोई भी आइटम नहीं दिख रहा है जिसको बांटा जा सकता है। क्लियर? फिर इसमें से दिख रहा है सर कैश का पैसा। कैश एट बैंक में, कैश मेरा क्या एसेट्स है ना, एसेट का बैलेंस शीट क्या होता है, डिविडेंड होता है। तो बैलेंस शीट कितना हो जाएगा कैश का? कैश का दिया 11,000 रुपए। कोई दिक्कत? मैं बैलेंस शीट में से 4 आइटम को ढूंढता हूँ, क्या चीज, कैपिटल, रिजर्व फंड, गुडविल, पीएल, उस 4 को बांटूंगा और कैश का पैसा कैश अकाउंट में टू बैलेंस शीट बोल के लिख दूंगा। कोई दिक्कत? अगर बैंक ओवरड्राफ्ट होता तो बाय बैलेंस शीट बोलकर यहां लिख देता। यहां तक क्लियर? अब इसके बाद क्या करना सुनिए, सारे के सारे एसेट्स को, सारे के सारे एसेट्स को यहाँ टू बोल के लिख दो, सारा एसेट्स को, नीचे पढ़ना कुछ मत। अभी हम नीचे का एडजस्टमेंट एक भी रीड नहीं किया और बिना आप भी रीड किए सारे के सारे एसेट्स को टू बोल के यहाँ लिख दो। क्या क्या है सर? 2 फिक्स्ड एसेट्स, 2 फिक्स्ड एसेट्स 25,000 रुपया, 2 स्टॉक 4,000 रुपया, 2 डेटर 10,000 रुपया, कैपिटल कैश एट बैंक ले चुका हूं, कैपिटल ले चुका हूं, और कुछ नहीं है, इन्हीं एसेट्स है। तो लायबिलिटी क्या क्या है सर? खाली क्रेडिटर है, तो बाई क्रेडिटर 6,000 रुपया। क्या यहां तक करने में किसी को भी दिक्कत हुआ? मैंने क्या किया, अभी तक मैंने एडजस्टमेंट का ए भी नहीं पढ़ा है। मैं जस्ट क्या बोला, बैलेंस शीट में से पहले वो आइटम को पहले कहीं कहीं भेज दो। कहाँ भेजना है सर? अगर लायबिलिटी साइड में अगर कैपिटल का पैसा है तो बाय बैलेंस बीडी बोल के यहाँ लिखेंगे। अगर वो एसेट साइड में कैपिटल कहीं लिख दिया तो टू बैलेंस बीडी बोल के उसको लिख देंगे, लिख दिया। फिर रिजर्व फंड का पैसा को बांटना है ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में। फिर तीसरा कैश का पैसे को कैश में। अगर गुडविल और पीएल रहता बैलेंस शीट में तो उसको क्या लिखता, 2 गुडविल और 2 पीएल बोल के यहाँ लिख देता। अगर पीएल एसेट्स में होता तो यहाँ लिखता, पीएल लायबिलिटी में होता तो यहाँ लिखता। इस सब में नहीं है, सिर्फ नहीं लिखी। ठीक है, बैलेंस शीट में क्या क्या है उसका बात किया। बैलेंस शीट का सारा आइटम को मैं पोस्ट कर चुका हूं, पहले चेक करो ऐसा कोई आइटम बचा जो यहाँ पोस्ट नहीं हुआ। आपको सबसे पहले बैलेंस शीट का सारा आइटम को कहीं ना कहीं पोस्ट कर देना है। इसको कहाँ करना है बेटा? कैश और बैंक को कैश और बैंक अकाउंट में, कैपिटल के पैसे को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, रिजर्व फंड को, गुडविल को, पीएल को जो बैलेंस शीट में होगा, ओल्ड गुडविल, नीचे जो गुडविल है उसका नहीं बात बोल रहा हूं मैं, ओल्ड गुडविल, नीचे गुडविल होगा ही क्यों, फर्म तो बंद होने वाला है, अब क्या गुडविल होने वाला है, अब गुडविल हो तो सब पट बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर बांट देगा इस कोई दिक्कत आई, नीचे पड़ता। अब ध्यान से एक वर्ड और सुनना, सारे के सारे एसेट्स हमको रिकवर होने चाहिए। मान लो फिक्स एसेट के बारे में बोला हमको, हाँ हमको डेटा के बारे में बोला, लेकिन हमको स्टॉक के बारे में नहीं बोला, नहीं बोला तो हम ये मान लेंगे कि स्टॉक जिस दाम में था बुक में उसी दाम में रियलाइज हुआ, क्योंकि मैं छोड़ तो नहीं दूंगा, फर्म में कुछ पड़ा है और मैं फर्म छोड़ चल जाऊंगा क्या, मैं सब कुछ तो बेचूंगा। अगर जिसके बारे में नहीं बोलेगा उसको हम क्यों क्या करें, उसको बुक वैल्यू पे ही रियलाइज कर देंगे। मान लो मैंने फिक्स एसेट को 25,000 की जगह 36-30 में रियलाइज किया, बुक में लिखा है 30 में रियलाइज लिख लेंगे, इसको मैंने क्या 8 में रियलाइज किया तो 8 में करूंगा, जिसके बारे में कुछ नहीं बोलेगा उसको 4 में ही बाई कैश बोलकर मार्केट में बेच दिया और उठा दिया। याद पढ़ते हैं सर, लिखा है प्रिपेयर करना रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट आफ्टर कंसीडरिंग द फॉलोइंग। ये तीन हो चुका सर, अच्छी बात है। बी टुक ओवर द क्रेडिटर, बी क्या कर लिया, क्रेडिटर को कौन ले गया, बी बोला कि मैं क्रेडिटर का जो पेमेंट है मैं चुका दूंगा, आप टेंशन मत लो, ठीक है। क्रेडिटर यहाँ है तो इसका रियलाइजेशन कहाँ होगा, यहाँ होगा, तो 2 कौन बोला देगा, बी, क्रेडिटर कौन देगा, बी बोला, तो बाय 2 20 कैपिटल अकाउंट, कौन देगा क्रेडिटर का पैसा, क्रेडिटर। किस दाम में बोला, कुछ बोला है, अधिक कम कुछ बोला, तो कुछ नहीं बोला, 6 का 6,000 देगा, ओ सॉरी 5,000, क्रेडिटर 6,000 का है, उसने बोला मैं 5,000 में क्रेडिटर चुका दूंगा। बी टू ओवर द क्रेडिटर को पूरा ले लिया। अच्छा ये कौन लिया, बी लिया, तो इस पैसे को बी में तो ट्रांसफर करना पड़ेगा, बी में ट्रांसफर करना पड़ेगा ना, क्योंकि कौन बी क्या कर क्रेडिटर का पैसा चुकाएगा, तो इस क्रेडिटर का पैसे का पैसा किसको मिलेगा, बी को मिलेगा। तो यहाँ अगर ये डेबिट में है तो यहाँ पर क्या लिखोगे, क्रेडिट। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैंने बोला क्रेडिटर था 6,000 का, मेरे बुक में 6,000 का क्रेडिटर बाकी है, हम कंपनी को 6,000 रुपया क्रेडिटर किसको देना है, बी ने बोला मैं इसका क्रेडिटर का पैसा दे दूंगा, टेंशन मत लीजिए। तो बी को कंपनी 5,000 देगा, तो
कंपनी बोला बी बोला कि मैं उसका चुका दूंगा, कितना हिसाब है, ले हिसाब 5,000 ले 5,000 6 का हिसाब 5 सटा दिए। तो कंपनी का क्रेडिटर था ना, इसका तो क्रेडिटर नहीं हो सकता। तो अगर इसने उसको पैसा दे दिया तो कंपनी इसको पैसा देगी, तो कंपनी इसको कितना देगी, क्यों इसने 5 दिया, सेटलमेंट कर लिया तो फायदा कंपनी का हुआ। अंडर द टेबल नहीं किया, ये ओवर द टेबल किया, बताया कि 5,000 में सटा दिया इसको, तो ये क्या हमसे 5,000 मांगेगा कि 5,000 हमको देगा, ये मांगेगा, क्योंकि कंपनी का खर्चा इसने पे किया है, तो इसको मिलेगा। जिसको मिलता है वो क्या होता है, क्रेडिट में ना, कि पार्टनर्स को क्रेडिट मिलता है, डिविडेंड को देना पड़ता है। क्लियर हुआ? अच्छा, तो जो ये 1,000 का डिफरेंस रहेगा वो कोई एंट्री को कुछ एंट्री नहीं हो तो फायदा हो गया कंपनी को ना, कंपनी को पे नहीं करना पड़ा। एसेट्स का वैल्यू बढ़ता घटता रहता है। अब कंपनी बर्बाद हो गई है, चुकाने का वक्त आ गया, क्रेडिटर खुद बोल रहा भैया तुम कंपनी बंद करो, कुछ भी दे के भागो, जल्दी मेरा चुका दो, कल समझ चला कुछ भी नहीं, तुम इंस्टॉलमेंट बोल देगा, बर्बाद हो गया। तो डिफरेंस क्रिएट नहीं करेगा, कुछ नहीं क्रिएट करना आपको, सिंपल सा कितना में पिक किया कार्य खत्म। और सब बोला पूरा क्रेडिटर खत्म, इन्होंने 5,000 चुका, 1,000 बाकी है, 1,000 को कैश नहीं दे दिया, ऐसा कुछ बोला है, पूरा सेटअप बोल दिया, कहानी खत्म। तो क्या करना है हमको, बाई रियलाइजेशन अकाउंट बोल, क्या बोलकर, रियलाइजेशन अकाउंट बोलकर, किसमें, बी में, कितना रुपया, 5,000, कोई दिक्कत, जो देगा उसकी कैपिटल में ट्रांसफर कर देना। अब आगे पढ़े, नीचे क्या लिखा है, सब फिक्स्ड एसेट्स वाज सोल्ड मतलब बेच दिया गया, बेच के पैसा आएगा, कोई पार्टनर तो नहीं लेके गया, तो क्या लिखेगा यहाँ पर, बाई कैश अकाउंट, कैश एट बैंक, कैश एट बैंक। एक वर्ड याद रखना सर कैश लिखे कि बैंक लिखे, बड़ा कंफ्यूजन होता है। मैं सबसे पहले आपको क्लियर करता हूँ, इनकम टैक्स एक्ट में सबसे पहला वर्ड बोला है 10,000 से रुपया से ऊपर कोई भी ट्रांजेक्शन को अगर आप कैश में कीजिएगा आपको छूट नहीं मिलेगा। और कोई भी दुकानदार या कोई भी आदमी, ऐसा कोई भैया किसी यहाँ जॉब करते बताना जिसको 10,000 से ऊपर सैलरी मिलता हो, क्या कोई भी 10 से ऊपर ही सैलरी मिलता है कहीं ना कहीं, उसको कैश में कंपनी पैसा देता हो, कभी दिया है, सबको अकाउंट में देता है, क्योंकि ये इनकम टैक्स में साफ लिखा हुआ है अगर 10,000 से ऊपर का ट्रांजेक्शन अगर कैश में होता है तो उस इनकम को आप कंपनी डिडक्शन के लिए क्लेम नहीं मान सकता, उसको छूट नहीं मिल सकता, उसको कोई भी चीज नहीं मिलेगा। तो कंपनी कभी भी 10 से ऊपर कैश ट्रांस करेगी नहीं। और आप लोग याद रखिएगा, आप लोग कॉलेज में आ चुके हैं, आप लोग एग्जीक्यूटिव पर अप्लाई कर रहे हैं, आप लोग एकदम प्रोफेशनल लेवल कर रहे हैं, तो टैक्स की कुछ बातों को याद रखना। कभी जिंदगी में कैश मत लिखना, ऑलवेज कैश एट बैंक लिखना। किताब में आपको कैश या बैंक, कैश और बैंक लिख देगा, आप ऑलवेज बैंक लिखना, क्योंकि बैंक ही सही है और सब गलत है। क्लास 11-12 तक में आप लोग छोड़ दिया जाता है, क्यों क्यों, चलो ठीक बच्चों, अभी आप टैक्स वजह नहीं, ट्रांजैक्शन पे 10,000 तक का कोई 10 से ऊपर का अगर कैश तुम दे रहे हो तो कुछ छूट मिल जाएगा, नहीं 10 से ऊपर का सैलरी या किसी को तुम दे रहे हो, किसी के अकाउंटेंट को दे रहे हो, तो तुम कैश में दोगे तो डिडक्शन नहीं मिलने वाला, छूट नहीं मिलेगा। इसलिए 10 से ऊपर कभी भी कोई अकाउंट पे चेक देता है, इसलिए सीधा बात होता है 10 से नीचे ड्रामा नहीं रखता, चेक देता है। मान लीजिए मेरा सबूत तो रहेगा, कैश में सबूत क्या है, मान लिया अगर आपने मुझे ऑनलाइन पेमेंट किया तो साथ साथ सबूत है, इसमें देखिए पेमेंट किए थे, और कैश में हम पर दिखा जाए या तुम पर दिखा जाओ, कोई पर दिखा जाए ना, क्या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन परफेक्ट, इसमें डेटा भी सेफ रहता है आपके पास, और अगर से इन्फॉर्मेशन बोलने के लिए भी रहता है, और डिडक्शन भी आपको इनकम टैक्स का मिल जाता है। 26,000 कितना फिक्स्ड एसेट्स 26, देखो 25,000 का एसेट को 26 से बेचा तुमने, अब तुम इसका फायदा कहाँ लिखेंगे, कहीं नहीं। अच्छा किसको बेचा, कैश में बोला, तो कैश में ये क्रेडिट में डिविडेंड में, क्रेडिट में है तो कैश मिलेगा, तो यहाँ क्या लिखेगा, टू रियलाइजेशन अकाउंट। बटा एक बात याद रखना बेटा, गलती कभी नहीं हो उसके लिए तुरंत एंट्री करिए और ये तुरंत पोस्ट कर दीजिए जिसमें जाएगा, इससे क्या होगा आपको बाद में कुछ बढ़ाना नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली खत्म हो गया। थर्ड क्या लिखा बेटा, डेटर वाज बैड इन फुल, बाप रे बाप, डेटर वेयर बैड इन फुल, पूरा का पूरा डेटर ही बैड डेब्ट हो गया, डेटर वाज बैड इन फुल मतलब डेटर 1 रुपया भी रिकवर नहीं हुआ, मतलब टू बाई बैड डेब्ट, क्या लिखेंगे, बैड डेब्ट, कहानी खत्म। 4,000 का 4 कितना 6 10,000 ना, पूरा 10,000 का बैड डेब्ट हो गया, मतलब पार्टनर्स को नुकसान हुआ, किसी पार्टनर को कुछ मिलेगा, किसी कैश में कुछ मिल रहा है हमको, ना डेटा रियलाइज हो रहा है, ना कुछ हो रहा, ना पैसा आ रहा, ना जा रहा, रो बैठ के, तो मेरा यहाँ बैड डेब्ट का नुकसान जो हुआ रियलाइजेशन अकाउंट क्यों बना रहा हूँ, किस पार्टनर को कितना नुकसान हुआ, ये पूरा नुकसान हो गया, कहानी खत्म। आगे बढ़े, ए टुक ओवर द स्टॉक एट 3,000, ए ने 4,000 का स्टॉक को 3,000 में ले गया, तो बाई एस कैपिटल अकाउंट स्टॉक, 4,000 का जो स्टॉक था उसको कितना मिल गया, 3,000। अच्छा जो पार्टनर लेके जाएगा तो उसका कैपिटल घटाएगा, तो हम क्या लिखेगा, टू रियलाइजेशन अकाउंट, ए वाला से 3,000 रुपए डेबिट कर देगा, मतलब काट लेगा, कि ए को जितना पैसा देना होगा 30 देना तो 24 देना था, 24 से 3 काट लेगा, 21 इसको देगा। क्लियर है, चलिए आप बताइएगा, मेरे पास मैंने क्या फिक्स एसेट रियलाइज कर लिया, डेटर पूरा डूब गया, बता दिया था मेरे को, हम तुरंत डुबा दिया,
मेरा स्टॉक का हिसाब हो गया, हाँ मेरा क्रेडिट का हिसाब हो गया, मेरा सारा हिसाब हो गया, ऐसा कुछ ही बचा है? कुछ नहीं बचा। तो अब क्या करो, क्लोज करिए। क्लोज कैसे करेंगे सर? किसका बड़ा है सर? 25 4 29 से 35, 35 और 39 44, ये बड़ा होगा। 26 10 36, 26 12 32 42 45, ये बड़ा है। 45,000, ये है 44,000। तो क्या हो जाएगा? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कितने का? 1,000 रुपए का। इसको बटेगा ABC, कौन से रेशियो में? 2/5, 2/5, 1/5, 4,000, 4,000, 2,000। इस पैसे को यहाँ लिख देंगे। 1,000 को बांटे ना आपको। एक सॉरी 400 400 200 400 400 200 बाई रियलाइजेशन अकाउंट। 400 400 200 बांट दिया। अब किसको क्लोज करेंगे बेटा? इसको क्लोज कीजिए। देखिए 20 4 24, 24 या 400 में से 3,000 गया, तो ये बड़ा ही साइड है। 24,400, 24,400 में क्या गया? तो कितना बचेगा? बाई बैंक बोलेंगे, क्या बोलेंगे? बैलेंसिंग फिगर। ये क्या मतलब हो गया? इधर बैंक का मतलब, ये बैंक का मतलब हो गया कंपनी पैसा देगी। इधर बैंक आया तो मतलब ये पार्टनर पैसा लेकर आएगा। मतलब यहाँ पर कंपनी को देना है इसको कितना रुपया? 21,400 रुपया, ठीक है। और इस बी का करो 15 4 19 20 24 24,400। और इसने कुछ भी खर्चा किया है, दिया है, तो पूरा 24,400 कंपनी बी को देगी। और सी का 2,200, 2,200 में से 1,000 गया, 1,200 1200। मतलब कंपनी तीनों को पैसा देगी। तो ये तीनों पैसा कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। यहाँ है तो कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। तो क्या बोल के आएगा? बाई एस कैपिटल। कंपनी ए को कितना देगी? 21,400 बाई बी कैपिटल। कंपनी बी को कितना देगी? 24,400 बाई सी कैपिटल। कंपनी सी को कितना देगी? 1,200। अगर मैं बैलेंस करता हूँ 37,000 आना चाहिए। चेक करो तो बेटा, 0 4 5 6 7 47 आ रहा है। तो वहाँ 47 कहाँ से आ रहा है? हाँ तो आएगा ही। यहाँ 47 नहीं हो रहा। रियलाइजेशन 26 12 पे एक चीज बैलेंस कर पड़ोगे तो कोई बात। सिंपल देखिएगा, गलती हो गया था। यहाँ जो बैड डेब्ट होगा, अगर मैं बैड डेब्ट को क्रेडिट में लिख तो बैड रिकवरी हो गया। इसका मतलब जब कोई बैड डेब्ट अगर हो जाएगा नॉट टू बी रियलाइज का मतलब 1 रुपया भी रियलाइज नहीं हुआ, तो मैं यहाँ क्या बोलूंगा? यहाँ बोलूंगा डेटर 0। डेटर कुछ भी रियलाइज हुआ? डेटर रियलाइज हुआ तो डेटर 0। डेटर का वैल्यू कितना मिला आपको? डेटर पैसा 0 मिला, तो 0 लिख दो। डेटर पैसा चार्ज कितने का? 10 का था। डेटर आपको 1 भी रुपया नहीं मिलेगा, तो डेटर का वैल्यू कितना मिला आपको? 0। बैड डेब्ट का मतलब पैसा डूब गया। अगर आप 10,000 लिख देते तो रियलाइज हो गया इसका मतलब ना, तो यहाँ उल्टा हो गया। अब इसको बैलेंस करोगे तो 9,000 का नुकसान आएगा। इस नुकसान के पैसे को यहाँ ट्रांसफर करेंगे और तब बैलेंस करेंगे तो बैंक का ए का पैसा यहाँ आएगा, बी का यहाँ आएगा, सी का यहाँ आएगा। तो ये पैसा चला गया यहाँ पर और ये तो पैसा चला गया यहाँ पर, और बैलेंस कर बैलेंस। वो तो सम्स में 9,000 दे देगा ना, वरना ऐसे अगर करिए आप। चलिए एक अच्छा सम्स लेते हैं, बहुत ही सुंदर सम्स है। सबसे पहले करते क्या है, सम को पहले पढ़ते हैं। बोला है क्या? बोला जे एस और आर आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉपर्टी रेशियो क्या बेटा? 3:2:1। आप मेरे साइड में लिख दो। कैपिटल रेशियो क्या आपका? 3:2:1। प्रॉफिट किस रेशियो बढ़ता है आपको? 3:1 में, ठीक है। बैलेंस शीट दिया हुआ है। बैलेंस शीट में सबसे पहले क्या करते हैं बेटा हम लोग? बैलेंस शीट में से जिस पार्टनर का कैपिटल को पहले बांट दो बाई बैलेंस बीडी बोलकर, बाई बैलेंस बीडी बोलकर। जे का पैसा है 2,40,000, सालू का है तुम्हारा 1,72,000 और तुम्हारा 2,08,000। ये वाला पैसा बढ़ गया। रिजर्व भी है। इसके बाद क्या करना है बेटा? इसके बाद जनरल रिजर्व दिया है। रिजर्व दिया है तो बाई रिजर्व बोल दो। 30 20 10 कितना है बेटा? 60,000। तो क्या हो जाएगा? 30 20 10 20 10। क्यों सर? 60,000 को कौन से रेशियो बांटना है बेटा? 3:1 में। 3 2 1 बच जाएगा। 30,000 10,000 10,000। अब एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है,
बैंक लोन है, क्रेडिटर है, फिर है बिल्डिंग है, प्लांट है, स्टॉक है, कंप्यूटर है, डेटर है, एक्रूड इंटरेस्ट है, एक्रूड इंटरेस्ट और बैंक का पैसा। बैंक का पैसा पहले लिख दो बेटा। होगा ही नहीं ना, क्योंकि ये गुडविल तो सर आएगा ही नहीं इसमें, एंट्री में चाहिए। इसमें तो तीन ही चीज खोजना होगा, क्योंकि गुडविल तो लास्ट गुडविल है, मेरा याद करने के लिए चारों बता दिया। गुडविल का नंबर आता बहुत कागज में देगा तो छाप देना। वो तो बंद हो गया ना पूरा फर्म, मतलब फर्म तो बेटा बंद हो गुडविल गया। अगर फर्म का अभी कैलकुलेट किया होगा कि अभी तक का गुडविल इतना, गुडविल तो बात कर, गुडविल होगा क्यों? फर्म तो डिसॉल्व हो रहा है। तो गुडविल का मतलब क्या होता है? फ्यूचर में इसका फायदा। जब कंपनी बंद हो तो फ्यूचर फायदा कहां से हो जाएगा? गुडविल होगा। ठीक है, आइटम के लिए याद रखना। अच्छा पढ़े, अब यहाँ क्या क्या बोला है? सिंपल सा पार्टनर्स कैपिटल बांट दिया गया, रिजर्व का पैसा, इसका पैसा और यहाँ बैंक का पैसा। कोई दिक्कत आई? चालू करते हैं। कौन सा फिक्स है बेटा? टू बिल्डिंग, हम शॉर्ट फॉर्म का भी दे रहे हैं। ठीक है, पैसा बैंक का पैसा टू बैलेंस बिल्डिंग वो डाले, वो 56,000 है। 56, सॉरी 56। बिल्डिंग 2 लाख, प्लांट कितना बेटा? 4,40,000, स्टॉक कितना? 1,20,000। सब कुछ उतार, जैसा है वैसा उतार दो। कंप्यूटर 1,24,000, डेटर 1,00,000, एक्रूड इंटरेस्ट 20,000। बैंक तो उठा चुका है, यहाँ आइए। बाई एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 60,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मतलब डेप्रिसिएशन क्या है? मतलब अभी तक पूरा का पूरा डेप्रिसिएशन को एक्यूमुलेट करके इतना रखा गया, मतलब इस डेप्रिसिएशन का भी यूज नहीं हुआ, बाकी है करना। अभी तक हम डेप्रिसिएशन को कहाँ लिखते हैं? हम लोग एसेट से लेस करके लिखते हैं। तो वैल्यू के बाद अभी इसका इतना डेप्रिसिएशन बाकी है, अब इतना एसेट का यूज का रियलाइज नहीं हुआ, इतना मिला नहीं है पैसा, तो लायबिलिटी में लिखा। बैंक लोन बाई बैंक लोन 50,000, बाई क्रेडिटर 2 लाख। क्या मैंने बैलेंस शीट का सारा आइटम को कहीं ना कहीं पोस्ट कर डाला? कोई भी आइटम बाकी है? सिंपल सा देखिएगा, बैलेंस शीट के सबसे पहले बीडी को यहाँ डाला, बैंक का पैसा को यहाँ डाला, जनरल रिजर्व का पैसा को यहाँ डाल दिया, बाकी जो भी एसेट था सब का सब यहाँ पर, जो भी लायबिलिटी था सबका सब यहाँ लिख दिया। अब देखते हैं कि सर याद रखिएगा, जिसका रियलाइजेशन हो जाए वह टिक मार दीजिएगा कि वो हो गया। इससे पैसा जाए, क्या बाकी रह गया? जो बाकी रह गया उसको कैश और बैंक में लेके क्लोज कर देंगे। आइए पढ़ते हैं किसने क्या क्या लेके गया। पहला बोल रहा है सर, जे टुक बिल्डिंग एट बुक वैल्यू एंड एग्री टू पे क्रेडिटर। सिंपल सा बात है, जे ने बोला मतलब बाई जेस कैपिटल अकाउंट। जे क्या बोला कि मैं बिल्डिंग ले जाऊंगा बुक वैल्यू पर, मतलब बुक वैल्यू कितना था बिल्डिंग का? 2 लाख। तो जे बोला मैं 2 लाख में बिल्डिंग लेके जाने के लिए तैयार हूँ, और जे बोल रहा है टू जेस कैपिटल, मैं क्रेडिटर का भी पैसा पूरा बुक वैल्यू में पेमेंट कर दूंगा। जितना क्रेडिटर का बाकी है 2 लाख मैं पेमेंट कर दूंगा। बिल्डिंग मेरे को दे दो 2 लाख में, और 2 लाख का क्रेडिटर में पेमेंट कर दूंगा। अब तो माइनस करेंगे, हिसाब खत्म। 2 लाख यहाँ पर, यहाँ बिल्डिंग का हो गया, मिल गया, और क्रेडिटर का पैसा है माइनस क्यों? यहाँ पे यहाँ दिख दिया, हिसाब खत्म हो गया। ये जो बिल्डिंग्स का लिया, बिल्डिंग का तो वहाँ उसके में दिखाएंगे ना। हाँ, यहाँ ट्रांसफर करेंगे इसमें, वो तुम करेगा तुम तभी। तो यहाँ लिख दिया, तो ये वाला पैसा कहाँ जाएगा? डेबिट है तो क्रेडिट। तो बाई रियलाइजेशन अकाउंट, जे में कितना रुपया? कंपनी देगा 2 लाख रुपया। कंपनी 2 लाख रुपया किसको देगी? जे को देगी, क्योंकि ये क्रेडिट को दिया है, और तुरंत कंपनी पैसा काटेगी इससे 2 लाख, क्योंकि इसने 2 लाख का एसेट ले गया। मतलब ना तो इसको कुछ देगी ना इससे कुछ लेगी। हिसाब खत्म, क्योंकि 2 लाख का एसेट्स ले गया और 2 लाख का लायबिलिटी बोला हम चुका देगा। एग्जांपल, मैंने इससे पैसा लिया 2 लाख रुपया, और इसका एक कर्जा था 2 लाख, बोला मैं चुका दूंगा, बात खत्म। तो लेकिन अकाउंट से तुमको दिखाना पड़ेगा पूरा कि पैसा कहाँ गया, कैसे हुआ। फिर बोल रहा है एक्रूड इंटरेस्ट वाज नॉट कलेक्टेड वेयर एज द कंटीजेंट लायबिलिटी ऑफ 12,000 पेड। एक्रूड इंटरेस्ट नॉट कलेक्टेड मतलब एक्रूड इंटरेस्ट आपको मिला नहीं, कुछ भी जो एक्रूड इंटरेस्ट था वो आपको कलेक्ट नहीं हुआ। जब नॉट कलेक्टेड का मतलब क्या होता है बेटा? सिंपल सा, एक्रूड इंटरेस्ट कहाँ है? यहाँ देखो, बाई कैश अकाउंट बोलकर या बैंक अकाउंट, कैश और बैंक अकाउंट बोलकर मैं एक्रूड इंटरेस्ट लिखूंगा कि मुझे खत्म कर, यहाँ डैश लिख दूंगा, मुझे कलेक्ट नहीं हुआ, मुझे एक्रूड इंटरेस्ट कलेक्ट कुछ भी नहीं हुआ, तो यहाँ डैश। आप कह रहे यहाँ कुछ लिखना ही नहीं मेरे को, मतलब एक्रूड इंटरेस्ट का बात बोल दिया ना कि 20,000 का एक्रूड इंटरेस्ट जो आपको था वो आपको कलेक्ट नहीं हुआ, मतलब मिला नहीं, मतलब एक इंटरेस्ट मिलना बाकी था 20,000 का एक्रूड इंटरेस्ट था ना। क्या लिखा पढ़ो? एक्रूड इंटरेस्ट वाज नॉट कलेक्टेड वेयर द कंटीजेंट लायबिलिटी इतना पेड। एक कंटीजेंट लायबिलिटी बोलती थी जो बैलेंस शीट में नहीं है,
कंटीजेंट लायबिलिटी कभी भी बैलेंस शीट में नहीं आता, वो बैलेंस शीट के नोट में आता है। उसको तुमको तो पे करना पड़ेगा। जब मेरे को कंटीजेंट लायबिलिटी पे करना पड़ेगा, इसका मतलब मैं क्या लिखूंगा, कितना रुपए है कंटीजेंट लायबिलिटी 12,000। तो टू कैश बोल, बैंक बोल, कैश नहीं बैंक बोल बेटा, टू बैंक अकाउंट बोलकर क्या नाम है, एक्रूड, क्या नाम है, कंटीजेंट लायबिलिटी, कंटीजेंट लायबिलिटी 12,000। सिंपल सा बात, मैं पे करूंगा तो यहाँ लिखूंगा। ये कौन पे कर रहा है कंटीजेंट लायबिलिटी, कंपनी कर रहा है कि पार्टनर कर रहा है, कंपनी कर रहा है। कंपनी क्लियर बोला कि एक्रूड इंटरेस्ट जो था ना बीसीआर का, वो तो रिसीव नहीं हुआ, लेकिन मेरे को 12,000 का कंटीजेंट लायबिलिटी पे करना पड़ा। सर कंटीजेंट लायबिलिटी क्या होता है, कंटीजेंट लायबिलिटी उस लायबिलिटी को बोलते हैं हाँ जिसका बेनिफिट आपको फ्यूचर में कुछ कंडीशन होगा तो मिलेगा। अगर ये जैसे एग्जांपल हम बोले, जैसे मैंने इंश्योरेंस कराया, हाँ क्या नाम है, फायर इंश्योरेंस, अगर आग लगेगा तो इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा देगी, आग नहीं लगेगा तो नहीं मिलेगा आपको। तो ये जो लायबिलिटी है आपका, ये क्या अभी रियलाइज आपको होगा नहीं, फ्यूचर में होगा। और होगा भी क्या, कोई कंडीशन है कंपल्सरी है नहीं। अगर आग लगा तो इंश्योरेंस कंपनी देगी, आग नहीं लगेगा तो इंश्योरेंस कंपनी आपको नहीं देगी। तो 12,000 का कंटीजेंट लायबिलिटी था जो मेरे को छुपाना था, तो मैंने इसको पे कर दिया। कंपनी पे करेगा तो बैंक बोल के लिखेगा, और तुरंत यहाँ क्या बोल के लिखेगा, यहाँ डेबिट हो तो यहाँ लिखेगा बाई रियलाइजेशन अकाउंट पार्टनर्स ने कंपनी पे करेगा तो इसलिए बैंक अकाउंट में चल जाएगा ना, मतलब ये पार्टनर्स ने, कोई पार्टनर नहीं दे रहा, कंपनी दे रहा है, तो कंपनी देगा तो कंपनी का बैंक अकाउंट से कटेगा, तो पार्टनर देगा तो पार्टनर अकाउंट से मिलेगा, दे देगा। सिंपल जवाब है, कोई दिक्कत समझाया, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना, एकदम क्लियर था, बहुत सिंपल था। अदर एसेट्स रियलाइज, वेल डन, नीचे लिखा हुआ है सब प्यार से। तो रियलाइज्ड का मतलब बैंक में ना कोई पार्टनर तो नहीं ले गया, प्लांट हो गया, प्लांट हो गया 5 लाख में, एक बार पूरा अमाउंट लिख देगा। स्टॉक 1 का हो गया, स्टॉक हो गया 1 लाख में, डेटर्स में 92,000, डेटर हुआ 92,000 में, कंप्यूटर हो गया 1,24,000 में। प्लीज पहले टिक मार दे जा, प्लांट भी हो गया, स्टॉक भी हो गया, डेटर भी हो गया, कंप्यूटर भी हो गया, मतलब ये सारा हो गया। सबको जोड़ ले एक बार, 8,16,000 और ये 8,16,000 कैश में, तो यहाँ लिख देगा टू रियलाइजेशन अकाउंट 8,16,000। कोई दिक्कत, जगह यहाँ कम इसलिए सबको जोड़ के एक बार में लिखा मैंने। क्या ये समझने में कोई दिक्कत है? प्लीज सिंपल है भाई, इतना ज्यादा लंबा थोड़ी, लंबा कुछ होता ही नहीं है, आपको बस रियलाइज करना, टिक मारते जाना। हाँ सर सारा चीज वो रियलाइज हो गया, कुछ बचा नहीं। लायबिलिटी बाकी है, अभी आगे पढ़ते हैं। अ कार ऑफ द फर्म व्हिच वाज रिटन ऑफ फ्रॉम द बुक वाज टेकन बाय सालू। अ कार ऑफ द फर्म, फर्म में कार था। अ कार ऑफ द फर्म, फर्म का एक कार था, व्हिच वाज रिटन ऑफ, व्हिच वाज रिटन ऑफ, रिटन ऑफ का मतलब जो पूरा डेप्रिसिएट हो चुका है, इसीलिए बैलेंस शीट में नहीं है। बैलेंस शीट की कंपनी के पास एक कार था, लेकिन वो कार का डेप्रिसिएशन पूरा हो चुका है, कार का पूरा वैल्यू खत्म हो चुका है, मतलब इस कार 15 साल यूज हो चुका है, मतलब आज कार का वैल्यू मेरे पास कुछ जीरो है, मतलब बैलेंस शीट ऐसे तो कुछ भी लिखा हुआ नहीं। लेकिन उस कार को सालू लेके चले गए, कंपनी ने बोला फॉर 20,000, कौन लेके गया, सालू। एसेट्स को कोई रियलाइज किया तो एसेट्स कहाँ लिखा था, यहाँ पर, तो उसका रिलेशन कहाँ लिखा है, यहाँ पर, तो कौन लेके गया, सालू, बाई एस कैपिटल अकाउंट। कार क्या लेके गए, कार, कितने में, 20,000। कितने रुपए देगी वो कंपनी को, पर नीचे कुछ लिखा हुआ है, सी एग्री टू पे अ सैलरी पेबल ऑफ, तो पहले कार का तो खत्म करो, कार में एसेट्स में लायबिलिटी में क्यों क्यों करना है, यहाँ सिंपल लिखा कार हो गया, सी एग्री, पूरी समझे, तो सी एग्री टू पे, तो सी वो एग्री हुई, पे करेगी ना, पे तो यहाँ लिखाता है, तो इसमें मतलब नहीं है। आगे पढ़ते हैं, सी एग्री टू पे सैलरी, सी पे सैलरी पेबल, सी बोला सैलरी पेबल बीसीआर नॉट प्रोवाइडेड इन द बुक, बुक में कोई खर्चा नहीं लिखा हुआ है, लेकिन उसको बोला एस बोली मैं पेमेंट कर दूं, एस कैपिटल अकाउंट, अब ना वहाँ माइनस करें, सैलरी 20,000 और फिर यहाँ माइनस कर देंगे 20,000। सिंपल से बात बोलूं, ये लोग क्या कर रहे हैं पता है आंसर में, ना तो ये लिखिएगा ना तो ये लिखिएगा ना तो ये लिखिएगा, बैलेंस बराबर हो जाएगा, लेकिन हम लिखेंगे वहाँ किस लिए माइनस दिया जाएगा, माइनस यहाँ पर है पैसा, सैलरी कब जो पता, माइनस नहीं बेटा, ये जो कार लेके गया तो कार का पैसा इसके अकाउंट से कटेगा, सैलरी बोलता है हम दे देगा, तो इसको कंपनी का सैलरी था ना, तो इसको पैसा मिलेगा ना, उसका पैसा सैलरी का, तो और ऐसे नहीं कर सकते कि उसके अकाउंट से काटेंगे नहीं, सैलरी बोल के वहाँ एक बार ही माइनस दिखाएंगे, लिखेंगे नहीं फिर तो तुम बोलो ना, तो हाँ एसेट लिखेगा तो लायबिलिटी लिखेगा, नहीं जब तुम कुछ लिखेगा तो फिर अकाउंट तो खत्म ही हो जाएगा, तो कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, फिर एग्जाम में दिखाना होगा ना कि इसका एंट्री क्या इम्पैक्ट डाल रहा है, आपको इम्पैक्ट पूरा दिखाना होगा, मतलब 4 एंट्री करना होगा। हाँ ये तो बोल रहा हूँ, पहले यहाँ दिखाओगे कार कौन लेके गया, फिर लायबिलिटी कौन हुआ, इसका अमाउंट यहाँ पर, इसका अमाउंट यहाँ पर, इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको एग्जाम में वो देखेगा कि पैसा कहाँ जा रहा है। सिंपल सा बोला क्या, कार कौन लेके गया, सालू, कार लेके गया, तो एसेट्स का रिलेशन यहाँ आता है, लिख दिया, इसका इम्पैक्ट कहाँ होगा सर, यहाँ पर होगा, लिख दिया,
फिर ये बोला सालू क्या बोली सैलरी मैं दे दूंगी, तो सैलरी यहाँ पे मैंने डाल दिया खर्चा बोलकर, इसका इम्पैक्ट क्या आता है हटा दिया। तो चीज तो कुछ है नहीं, इम्पैक्ट तो फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन आपको शो करना पड़ेगा। अब बोला रियलाइजेशन एक्सपेंस, एक और चीज याद रखना, तो पढ़ो क्वेश्चन का पक्का पक्का ये आता है। नहीं थी एंट्री अगर नहीं थी इसका यहाँ पे खाली दिखाया है, मतलब ये है क्या वो सैलरी बोल के वहाँ पे कर देगा माइनस कर देगा, तो उससे प्रॉब्लम नहीं पकड़ देगा, 2 मार्क्स काट लेगा, एसएमएस है फिर 2 मार्क्स काटेगा। वो देख रहे हैं हर एक चीज का इम्पैक्ट। अच्छा मान लो ये बोल देता कि सैलरी रियलाइज किए ना, कुछ और देता, तुमको मालूम है कि कहाँ जाना चाहिए। वो ये देख रहा है कि हर एक बात जो उसने बोला उसका इम्पैक्ट आपके अकाउंट में गया कि नहीं, इसका फर्क पड़ा। मान लिया 18 का बोल के 20 बोल देता, यहाँ 20 सेम इसलिए ना फर्क नहीं पड़ रहा। अगर 20,000 18 तो फर्क पड़ जाएगा ना, अमाउंट अगर चेंज हो जाए तो फर्क पड़ जाएगा। अभी तो आप बोले सर दोनों सेम क्यों लिख रहे हैं आप, अगर 20 और 18 बोलते तो क्या हो जाएगा, आपको तो एंट्री आना चाहिए ना, अमाउंट क्या हो हमको मतलब नहीं। लिख तो दिया 20 से। अच्छा रियलाइजेशन को बार-बार क्यों लिखूंगा मैं, जे का रियलाइजेशन उसी बगल लिख दिया मैंने उसका, कोई दिक्कत। अच्छा अब लास्ट एंट्री पढ़ बेटा, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 12,000 पेड बाय द फर्म। पेड मतलब खर्च कंपनी पे कर रही है, तो उसका बैंक कहाँ लिखा है, बैंक लिखा है वहां पर रियलाइजेशन एक्सपेंस लिखूंगा, क्या लिखूंगा, रियलाइजेशन एक्सपेंस। कौन पे कर रहा है, कंपनी पे कर रहा है, कितना रुपया 12,000, तो फिर से 12,000 है याद है बाय रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 12,000, कोई दिक्कत क्यों, कौन पे कर रहा है 12,000, कंपनी पे कर रहा है। सर आपका बाकी एक चीज, बैंक लोड आपने पे नहीं किया अभी तक, न तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का कुछ हिसाब हुआ, न तो ईपीएफ का हिसाब हुआ। पहले यहाँ तक एक बार समझ लीजिए, 2 मिनट दिमाग देखिए फिर आगे बताऊंगा मैं। देखिएगा इसमें एक चीज खाली हमको समझाना है, बाकी सब सिंपल है। सर बताइए ईपीएफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का पैसा 60,000 पड़ा हुआ है, ये आपको रियलाइज होगा। हाँ सर, तू बैंक को नहीं मिलेगा क्या, अगर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का पैसा लगा हुआ है आपके पास, तो ये पैसा आपको मिलेगा नहीं 60,000। क्या बैंक लोन आपने लिया हुआ है तो उसको चुकाएंगे नहीं आप 60,000, दोनों को मिलाकर 50 है बैंक लोन 50 है सॉरी, और वो दोनों को मिलाकर आप कितना हो गया सर, 1,10,000 चुका दिए। और डेप्रिसिएशन को अब बताइएगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, क्या डेप्रिसिएशन से कोई पैसा जाता है आपके पास, अगर डेप्रिसिएशन आपके पास पड़ा हुआ है, डेप्रिसिएशन इज अ कैश आइटम की नॉन कैश आइटम, नॉन कैश। डेप्रिसिएशन का अगर तुमसे कोई मतलब पूछे डेप्रिसिएशन क्यों बनाते हैं सर हम, जब ना तो कैश आ रहा है ना कैश जा रहा है, केवल टैक्स का बेनिफिट पाने के लिए, कि हमको टैक्स नहीं चुकाना पड़े, हमको इसका पैसा रिजर्व कर सको इसके लिए। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बोल के कोई खर्चा नहीं होता, तो यहाँ पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिखेंगे रियलाइज कर देंगे, क्योंकि मुझे वहां से हटाना है, क्योंकि इसका पैसा कुछ भी रियलाइज नहीं होता आपको, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का पैसा कोई रियलाइज नहीं होता है। अब इसको जाके सिंपल सा बैलेंस कर दीजिए, क्योंकि मैं गिनता हूं तो मेरा सारा आइटम हो चुका, सारा एसेट सारा सब रिकवर हो चुका, सबका पैसा मैं ट्रांसफर भी कर चुका। अब इसको बैलेंस करिए कितना रुपया आया बताइए, हमको बैलेंस करके बताता हूँ। जरा देखिएगा इसको बैलेंस किया गया, ये पैसा बेसी आया 14,60,000, ये पैसा लिया इसको बांट दिया, जो पैसा आया पार्टनर्स कैपिटल का, यहाँ जगह नहीं था इसलिए यहाँ लिख दिया, ये सारा पैसे को यहाँ ट्रांसफर किया, इसको बैलेंस किया, तीनों का बैंक बैलेंस ये आया, ये तीनों का पैसा JSR तीनों जोड़ के एक साथ लिख दिया और बैलेंस कर दिया। ये एग्जाम में सम अगर कर लिए तो मुझे लगता नहीं कि डिसोल्यूशन में और भी इससे ज्यादा टफ कुछ आता हूँ। क्या क्या होता है मैं फिर से बोल देता हूँ। सबसे एक नया कॉन्सेप्ट है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, ये हमेशा कहाँ लिखना पड़ता है आपको, क्रेडिट साइड में, क्रेडिट लिखा नहीं रहता, ये पैसा यहाँ जाएगा हाँ, और इसका पैसा रिकवरी यहाँ कैश से होगा, और बाकी सारे एसेट्स को रिकवर बैंक से करना है, लायबिलिटी को यहाँ से करना है। एक नया बात था केवल क्या, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इसका जो भी वैल्यू लिखा है लेकिन आपको क्या लिखना होगा 0, क्योंकि डेप्रिसिएशन का वैल्यू कुछ भी रियलाइज नहीं होता। बाकी सारे प्रोविडेंट फंड जो होंगे सबको यहाँ लिखो, यहाँ लिख देना, और दूसरा और क्या नाम है, कोई जनरल रिजर्व होगा तो पैसे यहाँ बांट देना, चाहे तो प्रोविडेंट फंड को यहाँ बांट भी सकते हैं पार्ट में, बांटना मत, क्योंकि कौन सा प्रोविडेंट फंड किसके लिए होता है कि स्पेसिफिक है तो स्पेसिफिक ही रहेगा, उसको यहाँ लिख कर यहाँ रियलाइज करके क्लोज कर देना, कोई दिक्कत है। ये वाला पार्ट बन गया होगा तो देख लीजिए अच्छे से। थैंक यू, बाय बाय। नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे हम लोग कराएंगे, रिजोल्यूशन का पार्ट हो गया।